बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ वालिदैन और अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। आप जानते हैं कि हमने अपने पहले लेक्चर में सबक नंबर 8 पढ़ा था, मीठे बोल। आज हम अपना सबक नंबर 9 शुरू करेंगे, जो आपका पहले दिन का काम है। सबक नंबर 9, चाँद। क्या है? चाँद। अब आप जानते हैं बेटा कि जब रात होती है तो आसमान पर सितारे और चाँद निकल आते हैं, चाँद चमकता है। अब हम उस चाँद के बारे पढ़ेंगे। तो ये आपका पहले दिन का काम है। अब इस पहले दिन के काम में सबसे पहले आपकी रीडिंग आ जाएगी, आपकी पढ़ाई आ जाएगी। तो आप सब बच्चे अपनी किताब का सफ़ा नंबर 57 खोलें, पेज नंबर 57। जी, खोल लिया। अब आपके हाथ में पेंसिल, रबर और शार्पनर होना चाहिए, ताकि आपको अगर कोई लफ्ज़ मुश्किल लगे और मैं उसका मायने बताऊं तो वो आपको समझ में आ जाए। क्या आपने कभी चाँद को गौर से देखा है? अब सबसे पहली लाइन में उन्होंने आपसे सवाल ही कर दिया है कि क्या आपने चाँद को गौर से देखा है? वो रात को आसमान पर चमकता हुआ कितना खूबसूरत लगता है, कि वो कितना प्यारा लगता है चमकता हुआ। जब आप उसको देखते हैं तो वो उसकी जो रोशनी होती है वो चारों तरफ फैल रही होती है। अब आप जानते हैं कि चाँद की अपनी कोई रोशनी नहीं होती, क्योंकि चाँद एक सैयारा है और सैयारे खुद नहीं चमकते। आपको पता है सितारे और सैयारे में क्या फ़र्क है? सितारा वो होता है जिसकी अपनी रोशनी होती है, वो अपनी रोशनी से चमकता है, ठीक है। और सैयारा वो है जिसकी अपनी कोई रोशनी नहीं होती, बल्कि वो चाँद सूरज से या किसी और चीज़ से रोशनी लेकर चमकता है। तो यहाँ पर भी चाँद के बारे बताया गया कि वो एक सैयारा है और उसकी अपनी कोई रोशनी नहीं होती। जब सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है तो वो रोशन हो जाता है, कि जैसे ही सूरज की रोशनी उसके ऊपर पड़ती है तो चाँद रोशन हो जाता है और हमें नज़र आना शुरू हो जाता है। इज़ इट क्लियर? जी, अब आप सब बच्चे अपनी किताब का सफ़ा नंबर 58 खोलेंगे, पेज नंबर 58। अब देखिए यहाँ पर चाँद की मुख्तलिफ़ शक्लें, सूरज भी बनाया हुआ है, चाँद भी बनाया हुआ है, उसकी मुख्तलिफ़ शक्लें बनाई हुई हैं कि जब चाँद ज़मीन के गिर्द गर्दिश करता है और ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है। अब क्या बताया है कि चाँद जो है, सबसे पहले चाँद दिखाया हुआ है कि चाँद जो है वो किसके गिर्द गर्दिश करता है? ज़मीन के गिर्द, यानी जिस ज़मीन पर हम रहते हैं उस ज़मीन पर चाँद गर्दिश करता है। और हमारी ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द घूमती है। कि देखिए ये एक चेन है, ये नहीं कि चाँद जो है वो डायरेक्ट यानी सीधा जो है वो सूरज के गिर्द करीब चला जाता है या उसके गिर्द चक्कर लगाता है, बल्कि वो ज़मीन के गिर्द गर्दिश करता है और हमारी ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द गर्दिश करती है। और ऐसा भी होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि ज़मीन चाँद और सूरज के दरमियान आ जाती है, कि चाँद है और सूरज है और दरमियान में ज़मीन आ जाती है। तो ऐसे में क्या होता है कि सूरज का जो है रोशनी वो ज़मीन पर नहीं, उस पर चाँद पर नहीं पड़ती और ज़मीन का साया जो है वो चाँद पर पड़ता है, जिससे क्या होता है कि हमें चाँद अंधेरा नज़र आता है, जिसे हम चाँद ग्रहण कहते हैं। आपने ग्रहण के बारे सुना होगा ना कि जब अंधेरा हो जाता है। अभी पिछले दिनों सूरज ग्रहण हुआ था, आपने देखा था कि किस तरह जैसे ही सूरज के आगे जो है कोई चीज़ आई थी, जिसे आप चाँद भी कह सकते हैं, कि चाँद आ गया था उस ज़मीन और सूरज के दरमियान,
तो सूरज की रोशनी ज़मीन तक नहीं पहुंच रही थी और हर तरफ अंधेरा हो गया था, तो उसे सूरज ग्रहण कहते हैं। तो इसी तरह जब चाँद और सूरज के दरमियान ज़मीन आ जाती है तो चाँद ग्रहण हो जाता है। ठीक है, और ऐसा लगता है कि चाँद जो है वो बिल्कुल हमें नज़र नहीं आ रहा, अंधेरा ज़्यादा हो गया है। और जब चाँद रोशन नहीं होता तो फिर हम क्या कहते हैं कि चाँद को ग्रहण लग गया है। क्या लग गया है? ग्रहण लग गया है। समझ आ गया बेटा ये चैप्टर आपको? अब इसमें देखें बताया हुआ है कि चाँद क्या है? एक सैयारा है, उसकी अपनी कोई रोशनी नहीं होती, बल्कि जब वो सूरज की रोशनी उसके ऊपर पड़ती है तो वो रोशन हो जाता है। ठीक है, और चाँद ग्रहण कैसे होता है कि जब ज़मीन गर्दिश करते हुए सूरज और चाँद के दरमियान आ जाती है तो सूरज की रोशनी चाँद पर नहीं पड़ती, इस तरह से चाँद रोशन नहीं होता और हम कहते हैं कि चाँद को ग्रहण लग गया है। आप अपनी इस सफ़ा नंबर 58 पर तस्वीर भी देख सकते हैं कि एक तरफ सबसे पहले बड़ा जो है वो सूरज दिखाया हुआ है, फिर ज़मीन दिखाई है दरमियान में, और आखिर में जिसका जो है वो रोने वाला मुँह हुआ हुआ है वो क्या है? चाँद है। कि क्या हुआ है कि ज़मीन देखिए चाँद और सूरज के दरमियान आ गई है, और जब वो दरमियान में आई है तो चाँद तक रोशनी नहीं पहुंच रही, तो वो क्या है? वो रोने वाला हो गया कि मुझ तक सूरज की रोशनी नहीं पहुंच रही और अंधेरा हो गया। समझ आ गया? जी बेटा, अब आपके PDF नोट्स आपके पास मौजूद हैं। आप अपने PDF नोट्स को अपने सामने रखें और मेरे साथ साथ पढ़ें। आपके अल्फाज मायने हैं। पहला है गौर। क्या है? गौर, गहरी नज़र से देखना। गौर करना यानी गहरी नज़र से देखना, सोचना किसी चीज़ के बारे में। गर्दिश, घूमना, चक्कर लगाना। गर्दिश का क्या मायने है? घूमना, चक्कर लगाना। साया, छाँव। साया का क्या है? छाँव। और देखें ग्रहण का मायने क्या बताया है? सूरज पर चाँद का या चाँद पर ज़मीन का साया हो जाने से उनका स्याह नज़र आना। स्याह मतलब काला, उनका स्याह नज़र आना। सॉरी बेटा, ये यहाँ पे लफ्ज़ गलत लिखा गया है, यहाँ पर गोल ही आएगी। आप इसको दुरुस्त कर लें। सूरज पर चाँद का या चाँद पर ज़मीन का साया हो जाने से उनका स्याह नज़र आना। स्याह का क्या मतलब है? काला। कि सूरज हमें नज़र नहीं आता, काला हो जाता है, या चाँद नज़र नहीं आता, चाँद काला हो जाता है, तो हम क्या कहते हैं? उसको ग्रहण कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रहण कहते हैं। इज़ इट क्लियर? जी, अब अपने इमला के अल्फाज देखें। पहला लफ्ज़ है चमकता। क्या लफ्ज़ है? चमकता। नंबर 2 खूबसूरत। खूबसूरत। नंबर 3 रोशन। रोशन। नंबर 4 गर्दिश। गर्दिश। नंबर 5 गिर्द। गिर्द यानी हम कहते हैं ना सूरज के गिर्द चक्कर लगाना, तो गिर्द। नंबर 6 दरमियान। क्या है? दरमियान। नंबर 7 साया। साया। नंबर 8 ग्रहण। ग्रहण। नंबर 9 घूमती। घूमती। और नंबर 10 है गौर। क्या है? गौर। ये आपका पहले दिन का काम मुकम्मल हो गया है, जिसमें आपकी पढ़ाई है, अल्फाज मायने हैं और इमला के अल्फाज हैं। जी, अब हम अपना दूसरे दिन का काम शुरू करेंगे। हमारा दूसरे दिन का काम है मुख्तसर जवाब दें। हमारे दूसरे दिन का काम क्या है? मुख्तसर जवाब दें। अब इसमें सबसे पहला सवाल है, चाँद किसके गिर्द गर्दिश करता है? हमने रीडिंग में पढ़ा था पहले दिन में कि चाँद किसके गिर्द गर्दिश करता है? जी शाबाश बताएं। चाँद
ज़मीन के गिर्द गर्दिश करता है। किसके गिर्द करता है? ज़मीन के। तो आप क्या जवाब लिखेंगे? चाँद ज़मीन के गिर्द गर्दिश करता है। सवाल नंबर 2 है, किसकी रोशनी से चाँद रोशन हो जाता है? यानी चाँद कब रोशन होता है? किसकी रोशनी से होता है? जी, हमने रीडिंग में पढ़ा था ना, किसकी रोशनी से होता है? वेरी गुड, सूरज की। तो हम क्या लिखेंगे? जब सूरज की रोशनी चाँद पर पड़ती है तो चाँद रोशन हो जाता है। क्लियर? जी, सवाल नंबर 3 है, जब चाँद रोशन नहीं रहता तो हम क्या कहते हैं? यानी जब चाँद के ऊपर रोशनी नहीं पड़ती तो हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं हम? जी, वेरी गुड। जब चाँद रोशन नहीं रहता तो हम कहते हैं कि चाँद को ग्रहण लग गया है। यानी जब चाँद की रोशनी हम तक नहीं पहुँचती, अंधेरा हो जाता है, तो हम कहते हैं कि चाँद को ग्रहण लग गया है। इज़ इट क्लियर? जी, सवाल नंबर 4 है, चाँद ग्रहण कैसे होता है? क्या लिखना है? क्या सवाल है हमारा? चाँद ग्रहण कैसे होता है, कि चाँद को ग्रहण कैसे लगता है। मैंने आपको रीडिंग में समझाया था, क्या है? जी, जब ज़मीन चाँद और सूरज के दरमियान आ जाती है तो ज़मीन का साया चाँद पर पड़ता है और सूरज की रोशनी चाँद तक नहीं पहुँच पाती, तो चाँद ग्रहण होता है। यानी अब फ़र्ज़ करें, मैंने आपको बताया, आपकी किताब में भी ये लिखा हुआ है कि फ़र्ज़ करें हमने ये हमारे पास सूरज है, ठीक है, ये हमारी हो गई ज़मीन और ये है चाँद। अब ये आप देखें कि ये सूरज यहाँ पर है, चाँद यहाँ पर है और दरमियान में क्या है? ज़मीन है। तो ज़मीन के दरमियान में आ जाने से आप देखें कि ये यहाँ से रोशनी निकल रही है, तो वो कहाँ? ज़मीन पे तो पड़ रही है लेकिन चाँद तक नहीं पहुँच रही ना। तो हमारी ज़मीन भी क्या है? एक सैयारा है। हमारी ज़मीन पर भी जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो ये रोशन होती है, लेकिन जब ज़मीन सूरज और चाँद के दरमियान आ जाएगी तो क्या होगा कि ये रोशनी, सूरज की जो हमारी रोशनी है वो चाँद तक नहीं पहुंच पाएगी, तो हम कहेंगे कि चाँद को ग्रहण लग गया है। इज़ इट क्लियर? ये बेटा आपका दूसरे दिन का काम मुकम्मल हो गया है। जी बेटा, अब हम अपना तीसरे दिन का काम शुरू करेंगे। ये आपका तीसरे दिन का काम है जिसमें हमारी मश्क है, जो कि आपके किताब के सफ़ा नंबर 49 पर मौजूद है। सफ़ा नंबर 49 खोलें, पेज नंबर 59। मैं आपके आसानी के लिए यहाँ पर सफ़ा नंबर भी लिख देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो आपने अपना सफ़ा नंबर 59 हमने अपना किताब का सफ़ा नंबर 59 खोलना है। सॉरी बेटा, 49 मैंने गलती से कह दिया है। 59 हम अपना सफ़ा नंबर खोलेंगे। जी, खोल लिया आप सबने? हमारा पहला सवाल है, दिए गए अल्फाज गौर से पढ़ें और उन्हें जुमलों में तलाश करके उनके गिर्द दायरा बनाएं। यानी ये कुछ हमारे अल्फाज लिखे हुए हैं, आपकी किताब में ये मौजूद हैं। आप अपनी किताब को सामने रखें, पेंसिल अपने हाथ में रखें और इस मश्क को मेरे साथ साथ आप सॉल्व करें ताकि आपको समझ आ जाए। तो क्या सवाल है? दिए गए अल्फाज गौर से पढ़ें और उन्हें जुमलों में तलाश करके उनके गिर्द दायरा बनाएं। अब हमारे अल्फाज कौन से हैं? चाँद, रोशनी, साया, रोशन। ओके, अब पहला हमारा जुमला है, सूरज की रोशनी इस पर पड़ती है।
अब इसमें देखिए इन अल्फाज में रोशनी है तो इस जुमले में रोशनी भी है। तो हमने क्या करना है कि जो जुमले में रोशनी लफ्ज़ है उसके गिर्द दायरा बना देना है। समझ आ गया जी। दूसरा देखिए, क्या आपने कभी चांद को गौर से देखा है? अब देखिए यहाँ पर चांद है और यहाँ पर भी चांद इस्तेमाल हुआ है, तो हमने चांद के गिर्द दायरा लगा देना है। इज इट क्लियर जी। नेक्स्ट है, वो रोशन हो जाता है। रोशन, ठीक है, तो हमने रोशन के गिर्द दायरा लगा देना है। नेक्स्ट है, हमारा साया ज़मीन पर पड़ता है। साया लफ्ज़ है यहाँ पर, तो इसका मतलब हमने साया के गिर्द दायरा लगा देना है। अब एक चीज़ और बेटा मैं आपको वाज़ेह कर दूँ, आप देख सकते हैं कि जो अल्फाज ऊपर लिखे हुए हैं, जब एक जुमला शुरू हो रहा है तो वो एक मर्तबा लफ्ज़ ही इस्तेमाल हुआ है, वो बार बार आपका इस्तेमाल नहीं हुआ। जैसे रोशनी है तो आप अपने ये चारों जुमले देख सकते हैं कि रोशनी का लफ्ज़ पहले जुमले में ही आया है, बाकी जुमलों में नहीं आया। चांद है तो चांद का लफ्ज़ सिर्फ एक ही जुमले में आया है, बाकी जुमलों में नहीं आया। रोशन है तो वो भी एक मर्तबा आया है, साया है तो वो भी एक मर्तबा आया। इज़ इट क्लियर जी। अब आप सब बच्चे अपनी किताब का जी सवाल नंबर 2 देखेंगे, अरकान मिलाएं। सवाल नंबर 2 है अरकान मिलाएं। दाल बड़िए खे अलिफ। अब हम जब इसे मिलाकर लिखेंगे तो दाल आ जाएगा, ये की छोटी शक्ल आ जाएगी, उसके साथ काफ की जो छोटी शक्ल और 2 चश्मे है वो आ जाएगा और अलिफ आ जाएगा। तो क्या बन गया? देखा। क्या बन गया? देखा। ठीक है। नेक्स्ट है रे वाओ शीन छोटी है नून छोटी है नी। तो जब हम इसे मिलाएंगे तो रे की छोटी शक्ल नहीं होती, वाओ की भी छोटी शक्ल नहीं होती, शीन की छोटी शक्ल आ जाएगी। अब इसके साथ नून की छोटी शक्ल और छोटी है, तो ये क्या बन गया? रोशनी। क्या बन गया? रोशनी। नेक्स्ट है चे मीम काफ नून अलिफ ना। अब चे की छोटी शक्ल आ जाएगी, इसके साथ मीम की छोटी शक्ल जो पहले से मौजूद है, साथ ही काफ की छोटी शक्ल आ जाएगी, इसके साथ नून की छोटी शक्ल आ जाएगी और अलिफ साथ में वैसे ही आ जाएगा। तो ये बन जाएगा चमकना। क्या बन जाएगा? चमकना। चे मीम काफ नून अलिफ ना, चमकना। नेक्स्ट हमारा है जे मीम छोटी है मी और नून। तो जब हम इसे लिखेंगे तो जे की छोटी शक्ल नहीं होती, तो जे ऐसे ही आ जाएगा। मीम की छोटी शक्ल पहले से मौजूद है, तो मीम की छोटी शक्ल, इसके साथ हम ये की भी छोटी शक्ल कर देंगे और नून आगे पूरा आ जाएगा, तो ये बन जाएगा ज़मीन। क्या बन जाएगा? ज़मीन। क्या है हमारे लफ्ज़? दाल, ये काफ 2 चश्मी है अलिफ देखा, रे वाओ शीन नून छोटी नी रोशनी, चे मीम काफ नून अलिफ ना चमकना और जे मीम ये नून ज़मीन। क्या है? ज़मीन। इज़ इट क्लियर जी। अब आप सब बच्चे अपनी किताब का सफ़ा नंबर 60 खोलेंगे, पेज नंबर 60 खोलें जी। खोल लिया? ये हमारा ये सवाल सफ़ा नंबर 60 पर मौजूद है। ठीक है। क्या है? मंदरजा झैल अल्फाज को उनके मुतज़ाद से मिलाएं। क्या है सवाल? मंदरजा झैल अल्फाज को उनके मुतज़ाद से मिलाएं। कि ये कुछ अल्फाज लिखे हुए हैं और उनके मुतज़ाद भी हैं, लेकिन मुतज़ाद आगे पीछे हैं, तो हमने उनको उनके साथ मिलाना है। जैसे पहला है रात। क्या है? रात। तो रात का मुतज़ाद क्या होता है? जी, दिन होता है। तो हमने रात को दिन के साथ मिला देना है, उसके मुतज़ाद के साथ। नेक्स्ट है रोशनी। क्या है? रोशनी। तो रोशनी का मुतज़ाद क्या होगा? तारीकी।
तो हमने रोशनी को तारीकी के साथ मिला देना है। नेक्स्ट हमारा है ज़मीन। क्या है? ज़मीन। तो ज़मीन का मुतज़ाद क्या है? आसमान। ज़मीन का मुतज़ाद क्या है? आसमान। तो हमने ज़मीन को उसके मुतज़ाद से मिला देना है। जी बेटा, आपको ये मश्क समझ आ गई। आपका पहला सवाल है कि आपने अल्फाज को गौर से पढ़ना है और फिर उन्हें जुमलों में तलाश करके उसके गिर्द दायरा बनाना है। दूसरा आपका सवाल है अरकान मिलाएं। आपने छोटी शक्ल का बहुत ध्यान रखना है काम करते हुए। जहाँ छोटी शक्ल आती है आपने वहाँ पर छोटी शक्ल ही लिखनी है, और यानी उसकी आधी शक्ल भी हम कह सकते हैं कि हमारे जो हरूफ हैं उनकी आधी शक्ल आपने लिखनी है और फिर आपने उसको मुकम्मल करना है। और नेक्स्ट आपका है अल्फाज को उनके मुतज़ाद से मिलाएं। ये आपका तीसरे दिन का काम मुकम्मल हो गया। आप जानते हैं कि आपका ये सबक 3 दिन में मुकम्मल हो जाएगा। आप इसी तरीके से अपने सबक को याद करें और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई मुश्किल पेश आ रही है तो इस वीडियो के आखिर में जो व्हाट्सएप नंबर है आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। अब हम अपना चौथे दिन का काम शुरू करेंगे, जो हमारा सबक नंबर है 10, सच्चा सुल्तान। क्या नाम है हमारे सबक का? सच्चा सुल्तान। आप सब बच्चे अपनी किताब का सफ़ा नंबर 61 खोलें। सफ़ा नंबर 61 खोलें, पेज नंबर 61। आप देखिए बेटा, चौथे दिन हम पढ़ाई करेंगे और अल्फाज मायने करेंगे। ठीक है, ये काम तकसीम करने की वजह यही है कि आपको पता चले कि आपने रोज़ कितना काम याद करना है। आप जानते हैं कि हम जब हमारी रेगुलर क्लासेस होती थी तो हम कितना काम डेली करते थे। तो इस तरह से ये आपके काम को तकसीम किया गया है और आप चाहे तो आप इससे ज़्यादा भी याद कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जितना लिख दिया उतना ही आपने याद करना है। ओके जी, खोल लिया है सफ़ा नंबर 61। हमारे सबक का नाम है सच्चा सुल्तान। सच्चा कहते हैं बेटा सच बोलने वाले को। आप सबके हाथ में पेंसिल्स होंगी तो आपने साथ साथ में मायने लिखने हैं। सच्चा कहते हैं सच बोलने वाले को और सुल्तान कहते हैं बादशाह को। यानी यहाँ पर सच्चा सुल्तान से मुराद है सच बोलने वाला बादशाह। सच बोलने वाला बादशाह। जी, दूर किसी मुल्क में एक सुल्तान रहता था। यानी अभी यहाँ पर कोई ख़ास किसी मुल्क का नहीं बताया जा रहा, वैसे बताया कि कहीं दूर एक मुल्क था जहाँ एक सुल्तान यानी एक बादशाह रहता था। एक दिन उसने अपने बेटों को अपने पास बुलाया। यानी उस बादशाह ने, उस सुल्तान ने अपने सब बेटों को अपने पास बुलाया। उसने हर बेटे को एक बीज दिया। क्या दिया? बीज। अब बीज क्या होता है? आप खाते हैं, आप सेब खाते हैं तो आप जानते हैं सेब के अंदर से एक बीज निकलता है। ठीक है, उसके बाद जब आप माल्टा खाते हैं तो माल्टे के अंदर से भी एक बीज निकलता है। आम खाते हैं तो आम की जो गुठली है वो उसका बीज है। और बाज़ बीज बहुत छोटे भी होते हैं। आप जानते हैं जैसे अमरूद में आप देखते हैं कितने छोटे छोटे बीज होते हैं। तो बीज जो है वो पौधे को उगाने के काम आता है। यानी अगर आप वो बीज निकाल के उसको अगर आप ज़मीन में दबा देते हैं और फिर उसकी देखभाल करते हैं तो आपका वही पौधा जो है वो बाहर निकल आएगा। तो उसने क्या किया था? उसने बीज दिया था हर बेटे को और कहा इस बीज को 1 साल तक उगाओ। यानी 1 साल, 1 ईयर, 1 साल तक। यानी इसको ज़मीन में बो, इसकी देखभाल करो, इसे पानी दो और इस पर तवज्जो दो और फिर मुझे 1 साल बाद बताना कि तुम्हारे पौधे या तुम्हारे ये जो बीज जिसका भी मैंने दिया है वो कहाँ तक पहुँचा है। 1 साल बाद जिसका पौधा मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आएगा वो ही मेरे बाद सुल्तान बनेगा। यानी अब बादशाह ने क्या शर्त रखी कि जिसका पौधा मुझे अच्छा लगेगा, यानी जो अच्छे तरीके से देखभाल करेगा, अच्छे तरीके से उसे अपने पास रखेगा, उसे पानी देगा, उसकी साफ़ सफाई का ध्यान रखेगा, तो क्या होगा कि मेरे बाद वो
पूरी रियासत का, पूरे मुल्क का जो है सुल्तान बन जाएगा, यानी बादशाह बन जाएगा। इज़ इट क्लियर? जी, अब आप सब बच्चे अपनी किताब का सफ़ा नंबर 62 खोलें, पेज नंबर 62। जी, नेक्स्ट पेज पे हमारी रीडिंग है। अब उन्होंने बताया कि जब उसने कहा कि जो सबसे अच्छा पौधा उगाएगा वो मेरे बाद जो है वो सुल्तान बनेगा, यानी बादशाह बनेगा। अब उसके जो बच्चे थे उन बच्चों में सबसे छोटा सलीम था, यानी जो सबसे छोटा शहज़ादा था उसका नाम सलीम था। वो सिर्फ 10 साल का था, यानी जिस वक़्त सुल्तान ने वो बीज दिया था अपने बेटों को कि उनको 1 साल के लिए उगाना है और उसकी देखभाल करनी है, तो उस वक़्त जो उसका सबसे छोटा बेटा था उसका नाम सलीम था और वो सिर्फ 10 साल का था। अब क्या किया, बेटे ले गए वो बीज। अब यहाँ पर सलीम बारे थोड़ा सा बताया गया है, यानी वो सबसे छोटे शहज़ादे के बारे बताया गया है कि उसने क्या किया। वो बीज ले गया, उसने बहुत एहतियात से बीज को गमले में बोया, वो रोज़ उसको पानी देता और उसका ख्याल रखता। दिन गुजरते गए लेकिन बीज से कोई पौधा नहीं निकला। यानी अब सलीम ने जो उसके वालिद ने यानी सुल्तान ने जो बीज दिया था उसने बड़ी एहतियात से गमले में, गमला आप जानते हैं ना बेटा, एक मिट्टी का जो है वो बर्तन होता है, उसकी ख़ास जो है वो शक्ल होती है, उसके अंदर मिट्टी होती है और उसमें आप उस मिट्टी में बीज बोते हैं और फिर उससे पौधे निकलते हैं। तो उसने गमले में बोया, उसने पानी भी दिया, उसका ख्याल भी रखा, लेकिन काफ़ी दिन गुजर गए लेकिन कोई भी पौधा उस बीज में से ना निकला। वो परेशान भी हुआ लेकिन फिर भी वो उसकी देखभाल करता रहा कि मेरे वालिद ने अगर दिया है ये बीज तो इसका कोई ना कोई हल निकल ही आएगा। आखिर 1 साल गुजर गया, यानी वो उसकी खाली गमले की देखभाल करता रहा, उसमें से कोई बीज ना निकला, कोई पौधा नहीं निकला, लेकिन फिर भी वो देखभाल करता रहा। आखिरकार क्या हुआ, 1 साल गुजर गया और सब लड़के सुल्तान के पास अपने अपने पौधे लाए, यानी जितने भी उसके बेटे थे सुल्तान के, वो सब अपने साथ पौधे लेकर आए। अब सुल्तान ने क्या देखा, सलीम के अलावा सबके पास खूबसूरत फूलों वाले पौधे थे। अब आप देखें नीचे तस्वीर में दिखाया हुआ है कि सबसे छोटा बच्चा जो है उसके हाथ में जो गमला है वो खाली है और बाकी जो आए हैं उन सब के हाथ में जो गमले हैं उनमें पौधे लगे हुए हैं। तो उसने सुल्तान ने क्या देखा कि सिर्फ सलीम का पौधा गमला जो है वो खाली है, वहाँ पर कोई पौधा नहीं लगा हुआ और बाकी जितने भी उनके बेटे हैं उन सब के हाथों में जो गमले हैं उनमें खूबसूरत फूलों वाले पौधे थे। समझ आ गया जी स्टूडेंट्स? अब आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 63 खोलें, पेज नंबर 63। जी, अब क्या हुआ नेक्स्ट कि सुल्तान ने बारी बारी सबके पौधे देखे, यानी सुल्तान ने अपने एक एक बेटे को अपने पास बुलाया और उनके पौधों को बहुत गौर से देखा और आखिरकार बोला, यानी आखिरकार उसने फिर क्या कहा, मैंने आप सबको ख़राब बीज दिए थे, उनसे कभी पौधा नहीं उग सकता था। यानी अब क्या है कि बादशाह ने इम्तिहान लिया था कि आया मैंने जो बीज दिया है क्या मेरे बेटे उन्हीं बीजों को जो है वो बोएंगे और उन्हीं बीजों से जो है वो पौधा निकालेंगे। वो एक इम्तिहान लेना चाहता था कि उनके बेटे कितने ईमानदार हैं। अगर वो मेरा इतना छोटा सा काम अगर ईमानदारी से करेंगे तो इसका मतलब ये कि वो पूरी मुल्क को या पूरी सल्तनत को जो है वो चला सकते हैं। तो उसने जब पौधे देखे तो उसने क्या कहा कि मैंने सबको ख़राब बीज दिया था, यानी ऐसा बीज जिससे कभी भी कोई पौधा नहीं निकल सकता, उसको ख़राब बीज कहा जाता है। तो उसने कहा कि मैंने सबको ख़राब बीज दिए थे। तो क्या हुआ, सिर्फ सलीम ने ईमानदारी से वही बीज उगाया है जो मैंने दिया था कि आप सबके पास खूबसूरत फूलों वाले पौधे हैं लेकिन सलीम का पौधा बिल्कुल खाली है, उसका गमला बिल्कुल खाली है, कोई पौधा वहाँ पर नहीं उगा। तो इसका मतलब ये कि उसने उसी बीज की देखभाल 1 साल तक की है जो बीज मैंने दिया था। जबकि बाकियों ने क्या किया कि जब देखा कि पौधे नहीं निकल रहे तो उन्होंने खुद से बीज लेकर पौधे उगा दिए, यानी उन्होंने झूठ का सहारा लिया, धोखे का सहारा लिया।
तो इस वजह से बादशाह को पता चल गया, सुल्तान को पता चल गया कि उसका जो सबसे छोटा बेटा है वो ईमानदार है, क्योंकि सिर्फ उसी ने ईमानदारी से बीज उगाया था। तो उसके बाद उसने क्या ऐलान किया कि मेरे बाद सलीम ही आपका सुल्तान होगा। यानी दरबार में मौजूद जितने भी लोग थे और जितने उनके जो बेटे थे, उन्होंने सुल्तान ने उन सबको ऐलान किया कि आप सबका सुल्तान मेरे बाद सलीम होगा, क्योंकि वो ईमानदार है। अब क्या था ये कहानी का क्या मकसद था? इस कहानी का मकसद ये था कि अगर हमारे ज़िम्मे कोई काम लगाया जाता है तो हमें पूरी ईमानदारी से उस काम को करना चाहिए, ना कि हम गलत बयानी से काम लें या धोखाधड़ी से काम लें। अगर हम ईमानदारी से काम करेंगे तो कामयाबी भी होगी और लोग भी खुश होंगे। तो यही सबक जो है वो इस कहानी में बताया गया है कि हमें ईमानदारी से हर काम को करना चाहिए, चाहे उस काम में आपको मुश्किलात का सामना करना पड़े, चाहे उस काम में आपको तकालीफ का सामना करना पड़े, लेकिन कभी भी ईमानदारी का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए और गलत बयानी नहीं करनी चाहिए। इसी टोके समझ आ गया ये। उसके बाद आप देखें आपके अल्फाज मायनी हैं। अल्फाज मायनी आप सब अपने PDF नोट्स अपने सामने रखें और मेरे साथ साथ पढ़ें। एहतियात करना, देखभाल करना, एहतियात करना, देखभाल करना। ईमानदारी, ईमानदारी का क्या मतलब है? सदाकत यानी सच्चाई या दयानतदारी, दयानतदारी। सुल्तान, बादशाह, सुल्तान, बादशाह। सच्चा, सच बोलने वाला, सच्चा, सच बोलने वाला। ये बेटा आपकी पढ़ाई और अल्फाज मायने, ये आपका चौथे दिन का काम था जो मुकम्मल हो गया है। अब हम अपना 5वें दिन का काम शुरू करेंगे, यानी 5th डे ऑफ वर्क, यानी वर्क फॉर 5th डे। हमारे 5वें दिन का काम सबसे पहले है इमला के अल्फाज। क्या है? इमला के अल्फाज। नंबर 1 पे सुल्तान, सुल्तान। नंबर 2 बेटों, बेटों। नंबर 3 बीज, बीज। नंबर 4 उगाओ, उगाओ। नंबर 5 एहतियात, एहतियात। नंबर 6 पसंद, पसंद। नंबर 7 ख्याल, ख्याल। नंबर 8 पौधे, पौधे। नंबर 9 इलावा, इलावा। और नंबर 10 पे ईमानदारी। नंबर 10 क्या है? ईमानदारी। ये आपके इमला के अल्फाज मुकम्मल हो गए। अब हम अपना सवाल नंबर 1 देखेंगे। सुल्तान ने अपने बेटों को क्या दिया? क्या दिया था सुल्तान ने अपने बेटों को? आपने रीडिंग में हमने पढ़ा था पहले दिन जी। क्या दिया था? बीज दिया था। तो आप क्या लिखेंगे? सुल्तान ने अपने बेटों को एक बीज दिया, एक एक बीज दिया था। ठीक है। सवाल नंबर 2 है सलीम कितने साल का था? यानी जिस वक़्त बादशाह ने उन्हें बीज दिया तो सलीम की उम्र क्या थी? सलीम कितने साल का था? कितने साल का था? जी वेरी गुड, 10 साल का। तो आप क्या जवाब लिखेंगे? सलीम 10 साल का था। इज इट क्लियर? ये आपका 5वें दिन का काम मुकम्मल हो गया है जी। अब हम अपना 6ठे दिन का काम शुरू करेंगे। वर्क फॉर 6th डे। 6ठे दिन का काम हमारा सवाल नंबर 3 है। सलीम ने बीज के साथ क्या किया? यानी अब सलीम सबसे छोटा था, 10 साल का था, तो जब उसे बीज मिला तो उसने क्या किया बीज के साथ? क्या लिखेंगे आप? जी सलीम ने बहुत एहतियात से बीज को गमले में बोया। वो रोज़ उसको पानी देता
और उसका ख्याल रखता। ओके। सवाल नंबर 4 है, सब लड़कों के पास क्या था? यानी जब 1 साल गुजर गया और बीज दिए को, और लड़के जब अपने अपने गमले लेकर आए तो सब लड़कों के पास क्या था? जितने भी लड़के थे जी, सब लड़कों के पास खूबसूरत फूलों वाले पौधे थे। क्या था? खूबसूरत फूलों वाले पौधे थे। क्लियर जी। सवाल नंबर 5 है, सुल्तान सलीम की किस आदत पर खुश हुआ? यानी सुल्तान को सलीम की कौन सी आदत पसंद आई? कौन सी आदत पसंद आई थी? जी, ईमानदारी की। कौन सी आदत पसंद आई थी? ईमानदारी की। तो क्या आप जवाब लिखेंगे? सुल्तान सलीम की ईमानदारी की आदत पर खुश हुआ। ये तीनों सवाल बेटा आपके छठे दिन का काम है। यहाँ हमारा छठे दिन का काम मुकम्मल हो गया। अब हम अपना 7वें दिन का काम शुरू करेंगे। हमारा 7वें दिन का काम, आप सब बच्चे अपनी किताब का सफ़ा नंबर 65 खोलें, पेज नंबर 65। पेज नंबर 65, ये आपका 7वें दिन का काम है। अब यहाँ पर आप देखें बेटा, सवाल है जुमलों में से इस्म और फ़ेल ढूंढ कर लिखें। यानी ये जुमले दिए हुए, इनमें से जो इस्म होंगे वो लिखने हैं और जो फ़ेल होंगे वो हमने लिखने हैं। अब जब सबसे पहला है हमारा जुमला, सलीम ने बीज को गमले में बोया। अब इसमें इस्म क्या है? जी, इसमें है सलीम। तो आप देख सकते हैं आपकी किताब पर बॉक्सेस बने हुए हैं, आप उन बॉक्सेस में लिखेंगे सलीम, इसमें लिख देंगे। उसके अलावा इसमें और क्या है? जी, इसमें गमले। चीज़ है ना, तो कोई भी शख्स, जगह या चीज़ का नाम इस्म होता है। तो गमले और सलीम ये दोनों इस्म हैं। और अब इसमें फ़ेल क्या है? हमने फ़ेल भी तो ढूंढना है ना। तो फ़ेल कहते हैं काम को, काम। तो इस जुमले में फ़ेल क्या है? बोया। फ़ेल क्या है? बोया। नेक्स्ट दूसरा जुमला है, सलीम रोज़ पौधे को पानी देता था। अब इसमें फिर देखें, सलीम सबसे पहले नाम है तो ये हमारा इस्म है, तो हम फिर यहाँ पर इस्म लिख देंगे। वैसे आप अगर एक मरतबा भी लिख लें तो ठीक है। और उसके अलावा और क्या इसमें पौधे, चीज़ है ना, तो ये भी हमारा इस्म है। अब इसमें फ़ेल क्या है? फ़ेल क्या है इसमें? पानी देता। क्या है? पानी देता। कि वो क्या काम कर रहा है? पानी देने का काम कर रहा है, तो पानी देता फ़ेल है। नंबर 3 पे है, सुल्तान ने हर बेटे को एक बीज दिया। अब इसमें सुल्तान इस्म है, सुल्तान इस्म है इसमें, और बेटे यानी नाम ही है, सिंपल हम इसे नाउन कह सकते हैं, तो ये भी इस्म है। ठीक है। और इसमें फ़ेल क्या है? फ़ेल क्या है? दिया। दिया, ये हमारा फ़ेल है। अब क्या है? सलीम ने बीज को गमले में बोया। इसमें सलीम और गमले इसमें और बोया फ़ेल है। सलीम रोज़ पौधे को पानी देता था। अब इसमें सलीम और पौधे इसमें और पानी देता फ़ेल है। नंबर 3 है, सुल्तान ने हर बेटे को एक बीज दिया। इसमें सुल्तान और बेटे इसमें और दिया फ़ेल है। इज़ इट क्लियर? जी। अब आप अपना सवाल नंबर 3 देखें। दुरुस्त इमला वाले अल्फाज के गिर्द दायरा बनाएं। यानी ये देखें 3 तरह के अल्फाज लिखे हुए हैं, इनमें से जो दुरुस्त होगा हमने उसके गिर्द दायरा लगाना है। नंबर 1 है सुल्तान। सुल्तान स्वाद से होता है? नहीं। से भी नहीं होता। सुल्तान किससे होता है? सीन से।
तो हमारा ये वाला सुल्तान दुरुस्त है। ठीक है, नेक्स्ट है रोज़। ज़ोए आता है इसमें? नहीं। जे आता है? जी। रे, वो और जे, ये हमारा दुरुस्त है। हम इसके गिर्द दायरा लगा देंगे। ना तो जाल आता है और ना ही ज़ोए आता है, ये दोनों गलत है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है एहतियात। अब एहतियात में तोए आता है? नहीं, और ते भी नहीं आता। एहतियात, ते और तोए इस तरह से, यानी पहले ते आएगा बाद में तोए आएगा। यहाँ पर तोए पहले और ते बाद में, तो ये गलत है और ये हमारा बिल्कुल दुरुस्त है। तो इसके गिर्द हम दायरा लगा देंगे। और एहतियात में दो चश्मी है नहीं आती और आखिर में ते भी नहीं आता, तो ये भी हमारा गलत है और ये भी गलत है। और दुरुस्त हमारा क्या है? अलिफ है, ते, ये, अलिफ और तोए। ठीक है, दोबारा बता देती हूँ। पहले में है सुल्तान, सीन से शुरू होता है, सीन, लाम, तोए, अलिफ, नून, सुल्तान। दूसरे में रोज़, रे, वाव और जे आता है, ना तो जाल आता है और ना ही ज़ोए आता है। और नेक्स्ट में है एहतियात, अलिफ है, ते, ये, अलिफ, तोए, ये एहतियात दुरुस्त है। ना तो इसके आखिर में ते आता है, ना दरमियान में तोए आता है और ना ही दो चश्मी हे से एहतियात होता है। समझ आ गया बेटा? ये आपका 7 दिन का काम मुकम्मल हो गया है, जिसमें आपके 2 असबाक शामिल हैं। एक है सबक नंबर 9 चांद और सबक नंबर 10 सच्चा सुल्तान। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर कोई मुश्किल पेश आती है तो इस वीडियो के आखिर में व्हाट्सएप नंबर पर आप स्कूल में रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।